राष्ट्रवाद क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, संस्कार क्या होता है, आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, ये सारी चीज़ें संघ में सिखाई जाती है। तो जो कोरा कागज रहता है उसके ऊपर इबारत लिखने का, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति तैयार करने का, एक व्यक्तित्व खड़ा करने का काम ये संघ करता है। ऐसा कोई अभियान जो है हमारे जीवन का नहीं रहा जिसमें राम मंदिर के निर्माण के काम में हमारी भूमिका नहीं हो, और ये सब संगठन ने करवाया। आज देखते हैं तो कितना विकट समय था, कितना भय था, कितना आतंक था, कितना डर था लोगों के मन में, लेकिन इस पवित्र काम के लिए इतना दबाव होने के बाद भी, तत्कालीन सरकारों का इतना दबाव होने के बाद भी लोग आए, लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। और कितने लोग लगे हैं उसमें, कैसे कैसे लोग लगे हैं, एक अकल्पनीय है। मैं तो 1 महीने में जाकर के अयोध्या पहुंचा था, मूंगफली गाँव लेकर के जगह जगह गाँव 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 1 महीने में जाकर के पहुंचा। पैदल चले थे? पैदल चले थे। चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे संस्कृति हो, अगर वो अपनी जड़ों से उखड़ गया तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। रास्ते कच्चे हुआ करते थे, सड़कें होती नहीं थी, ना घर में घड़ी थी, ना हाथ में घड़ी थी। सुबह का स्कूल रहता था, अगर वहाँ पर समय से नहीं पहुँचते तो हमारे एक मास्टर साहब थे, वो इतनी ताकत से मारते थे कि हमारी हालत खराब हो जाती थी, समय पे नहीं पहुँचते थे तो। अब तो मास्टर मार भी नहीं सकते। तो कीचड़ इतना हुआ करता था कि घुटने घुटने कीचड़। अच्छा। जूते हाथ में, छाता तान करके, पानी गिर रहा है, कांख में झोला, हाथ में छतरी, एक हाथ में जूते, खप 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 करते हुए जाते, और 3 किलोमीटर दूर जाकर के और सड़क आती। तो ऐसे हमने शिक्षा प्राप्त की। आपातकाल लग गया है, हमें तो यही समझ में नहीं आती थी कि अपनी शाखा बंद हो गई है और अपने को अब नहीं लगेगी, और कोई बोलना मत शाखा के बारे में। लोग संघ को देशद्रोही कहें तो उनकी तो बुद्धि पर तरस ही आता है। जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, जगह जगह संविधान 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 की बात कर रहे हैं, उन्होंने किस कदर से संविधान को उस समय तोड़ा और किस समय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन हम सांसद बने उस दिन लोगों ने हमसे पूछा, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई ड्रीम और कोई सपना नहीं है, हमारी पीड़ा है। राजगढ़ क्षेत्र हमारा, ये पहाड़ी क्षेत्र, बंजर क्षेत्र, जिसको काला पानी, पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र, जहाँ पर 3 से 4 महीने लोग अपने घरों में रहते थे और 6-7-8 महीने अपने ही क्षेत्र में अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके, अपने 4 मवेशियों को लेकर के, छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके अपने ही क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। न शिक्षा के साधन थे, न व्यवसाय व्यापार के थे, न स्वास्थ्य के थे। ऐसी स्थिति थी। जहाँ डैम बना है उससे 65-70 किलोमीटर दूर ऊपर पानी ले जा करके छोड़ा जा रहा है। जहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलता था दीपावली के बाद, वहाँ मई जून में भी नदी और नालों में पानी है, हरियाली ही हरियाली है। हमने वैसे फलों का, वैसी फसलों का चयन किया। हम गहरी जमीन कहाँ से लाएंगे? हमारा जीवन तो वहीं, हम वहीं पैदा हुए हैं, जमीन हम बदल नहीं सकते जी। और इसलिए उस जमीन में, उस भूमि में क्या पैदा हो सकता है? तो आंवले पैदा हो सकते हैं तो आंवले लगाए, जामफल पैदा हो सकते हैं जामफल लगाए, अनार पैदा हो सकते हैं अनार लगाए, आम लगाए, कटहल लगाए, नींबू लगाए, संतरे लगाए, ये सब लगाए। सबका सपना होता है कि एक छोटे से जीवन में वो कई किरदार निभा पाएं या उन चीज़ों को जी पाएं जिसको वो चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है। हमारे साथ आज बिजटॉक मीडिया पे एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि रहते तो लो प्रोफाइल हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा हाई होता है, और इसलिए वो संगठन भी जो है ना उन पे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उनकी जो ताकत है, जो रणनीति बनाने की ताकत है, वो उनको सबसे ऊपर रखती है। वो किंग होते हुए भी किंग मेकर की भूमिका में ज़्यादा खुद को रखते हैं। आज हमारे साथ तो रोडमल नागर जी हैं, जो 3 बार के सांसद हैं, और रिकॉर्ड तो ये है कि पहली बार जब जीते तो अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने दूसरी बार ब्रेक कर दिया, और तीसरी बार मध्य प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नाम हैं दिग्विजय सिंह जी, जिनको सब लोग जानते हैं, उनको उन्होंने हराया। आइए अब सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प किस्सों के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मुझे लग रहा है काफ़ी देर रात में हम लोग बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी मैंने देखा कि आप फोन पे कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा रहे थे, तो क्या इतनी रात को भी आप फोन पे भी उन चीज़ों को सुनते हैं? फ़ोन मेरे पास पूरे समय रहता है, मेरा फ़ोन मेरे पास रहता है। और जो भी कार्यकर्ता, जो भी व्यक्ति कॉल करता है, अगर मैं कहीं मीटिंग में हूँ, कार्यक्रम में हूँ, तो जो कॉल छूट जाते हैं उनको मैं बात करता हूँ। दिन भर के कॉल छूटते हैं तो रात को बात करता हूँ, और नहीं तो सुबह सुबह बात करता हूँ। लेकिन कोई भी कॉल छूटा हुआ नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति ने जिसने भी कॉल किया है उससे या तो उसी समय बात कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में बात करता हूँ। क्या यही आपकी ताकत है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आपकी जीत ऐसी हुई कि वो यादगार बन गई? देखिए, विरोध तो राजनीतिक क्षेत्र का, जैसे किसी पाठ्यक्रम में, किसी विषय में, किसी में 10 चैप्टर रहते हैं, किसी में 20 चैप्टर रहते हैं, तो राजनीति में विरोध यह भी एक चैप्टर है। अच्छा, तो ये तो विषय का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, इसलिए वो कोई अलग से नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, वो होता ही है। लेकिन जीत का जो मुख्य श्रेय जो है वो मुझे अकेले को नहीं है, और इसमें मेरे अकेले की कोई भूमिका भी नहीं है। ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य योजनाएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, और उन नीतियों को हमारी प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से लागू किया, और हमारा नीचे का कार्यकर्ता उनको क्रियान्वयन करने के लिए व्यक्ति व्यक्ति तक गया, और उसके संपर्क और संबंध और उन व्यक्तियों के विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं के प्रति था, उसका परिणाम ये था कि कोई लोग कह रहे थे इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है, इतने साधन हैं, इतने संसाधन हैं, इतनी ख्याति है, इतना ओरा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि व्यक्ति इतने बड़े हैं, क्योंकि मेरा संगठन बहुत बड़ा है, मेरे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, और मैं भी उनमें से एक हूँ, और हम सब साथियों ने मिलकर के इस लड़ाई को जीता है। बात इससे भी आगे थी, उन्होंने तो ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने मतलब चुनाव लड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने मांगा था, एक रिक्वेस्ट थी उनकी जनता से। उसके बाद भी जनता ने 3 लाख कुछ हजार वोटों से आपको जिता दिया। देखिए, ये तो एक भावनात्मक कार्ड था। उन्होंने हर प्रकार के दाव किए, वो करना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में रहता है, चुनाव की लड़ाई में रहता है, तो अपनी अपनी बात करता है, और उन्होंने की, लेकिन जनता ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। और एक और बात इसमें से आई कि व्यक्तिवाद, इसको जनता ने नकारा, और विकासवाद और राष्ट्रवाद, इसको जनता ने स्वीकारा। आपने संगठन की बात की कि आपका संगठन बड़ा है और बाकी चीज़ें हैं जो आपके साथ थी, इसलिए वो लोग बहुत छोटे हो गए। थोड़ी आपकी यात्रा पे पीछे चलेंगे हम लोग। आज के डेट में अगर कोई आपसे बात करे तो आप शिक्षाविद भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप कृषिविद भी हैं, और आप एक पॉलिटिशियन हैं। जो शुरू में मैं कह रहा था कि एक ही जीवन में कई किरदार निभाना, वो भी सफलतापूर्वक, ये बड़ी बात होती है जो आपने निभाया है। लेकिन आपकी शुरुआत क्या रही है? किस तरह की पृष्ठभूमि रही? क्या सियासत आपको विरासत में मिली है, या कुछ ऐसा रहा जहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, और मैं भी जब उन दिनों को देखता हूँ तो वाकई वो भी क्षण थे, लेकिन कितने मज़े के साथ में वो निकले हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव में रायपुरिया में हुई, लेकिन जैसे ही हम मिडिल में गए तो हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खुजनेर पड़ता है। अच्छा, खुजनेर में हमने अपनी मिडिल की शिक्षा, मिडिल हायर सेकेंडरी हमने वहाँ से की। रास्ते कच्चे हुआ करते थे, सड़कें होती नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। खास करके बरसात के समय में बड़ा मज़ा, अच्छा, वो उसमें मजा आता था। वो गजब का मजा था, इतना मजा था, और उसको इतनी चुनौती के रूप में हम लेते थे कि घर में घड़ी नहीं थी, ना घर में घड़ी थी, ना हाथ में घड़ी थी, तो आखिर सुबह उठ करके चलें कैसे? सुबह का स्कूल रहता था, अगर वहाँ पर समय से नहीं पहुँचते तो हमारे एक मास्टर साहब थे, वो इतनी ताकत से मारते थे कि हमारी हालत खराब हो जाती थी, समय पर नहीं पहुँचते थे तो। अब तो मास्टर मार भी नहीं सकते। नहीं, गुरु तो गुरु है, गुरु तो कभी भी मार सकता है। तो हम लोग क्या करते, सुबह मेरी दादी उस समय हुआ करती थी, तो सुबह से वो रोटी बना देती, पराठे बना देती, तो घड़ी नहीं थी,
अंधेरे समय में, रात के समय में, बरसात के समय में पानी गिरता बादलों में, समझ में नहीं आता, न तारे दिखाई देते न चांद दिखाई देता। तो कई बार महिलाएं, हमारे गांव में महिलाएं घट्टी पीस करके आटा पीसती है। हाँ, चक्की हमारे यहाँ बोलते हैं चक्की, वो चक्की, उसको घट्टी जी, पर इसका स्वरूप, उसका नाम उसका चक्की हो जाता है जी। वो चक्की पीसती है। तो कई बहनों की नींद 1 बजे 2 बजे 3 बजे खुल जाती, उनको भी बेचारियों को समझ में नहीं आता कि कितना बजा है, कितना समय हुआ है, और इसलिए वो घट्टी पीसने लग जाती, चक्की पीसने लग जाती। हमारी दादी को लगता है कि घट्टी पीसने लग गई है महिलाएं तो दिन सवेरा होने वाला है, तो वो बेचारी रोटी वोटी बना करके मुझे तैयार करके स्कूल भेज देती थी, जो है उठा के तैयार कर देती। अब हम 2 लोग थे वहां से, गांव से, तो कीचड़ इतना हुआ करता था कि घुटने घुटने कीचड़। अच्छा, जूते हाथ में, छाता तान करके, पानी गिर रहा है, झुरमुट झुरमुट पानी, कीचड़ छपाछप छपाछप, कांख में झोला, हाथ में छतरी, एक हाथ में जूते, खप 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 करते हुए जाते, और 3 किलोमीटर दूर जाकर के और सड़क आती। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर जाकर के। वो पक्की सड़क होती थी तब? वो पक्की सड़क होती थी। 3 किलोमीटर हम पैदल चलते कच्चे में, कीचड़ में जी, और 3 किलोमीटर बाद फिर रोड के ऊपर जाते, हाईवे पर जी। तो हमारे उस समय एक जैन बस चलती, उसका हम इंतजार करते, वो सुबह 5 बजे से निकलती थी जी। कई बार 2-2 घंटे हमें वहाँ पुलिया पर बैठना पड़ा, और मच्छर इधर डांस, जो बरसात के डांस रहते हैं जी, वो डांस काटते थे। बड़े बड़े वाले जो वो मच्छर, काले काले वो होते हैं, काले बड़े- काले मच्छर काटते थे, हम जो मारते ऐसे मारते। और अच्छा, तब डेंगू नहीं होता था ना? पर डेंगू, उससे डेंगू नहीं होता था, लेकिन उससे डेंगू नहीं होता था। तो ऐसे हमने शिक्षा प्राप्त की। बाद में जब साइकिलें चलती थी तो साइकिल से जाते थे छोटे में, उधर से सामने की हवा आती थी, हम भाप जाते थे। पर वो बड़ा, जब मेरे साइकिल हम जो लेकर के आए, पिताजी हमारे साइकिल लेके आए, तो सारे गांव में चर्चा हुई। अच्छा, कि उनके यहाँ साइकिल आई है। तो ऐसा एक दृश्य था, उसमें से निकल करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सब ठीक है। बाद में हम संघ के स्वयंसेवक बने, शाखा में गए, संघ के संपर्क में आए। संघ में भी आपकी यात्रा काफी दूर तक रही है, हमने काफी सुना। दूर तक गए। मतलब कौन कौन सा दायित्व रहा है अपने पास संघ में? मूलतः तो हम संघ के ही स्वयंसेवक हैं, संघ के ही कार्यकर्ता हैं, जी। रहे हैं। राजनीति में तो पता नहीं कैसे आ गए, मूल हमारा संघ ही था। और आज भी हम तो जितना समझते हैं संघ को, जी, उतना जीने का प्रयास करते हैं। लगभग इमरजेंसी के पहले हमको जो है खेलने के माध्यम से, इसके माध्यम से थोड़ा सा वहाँ खुजनेर में जाना पड़ा था। उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने बाद मालूम पड़ा कि आपातकाल लग गया है। हमें तो यही समझ में नहीं आती थी कि अपनी शाखा बंद हो गई है और अपने को अब नहीं लगेगी, और कोई बोलना हुआ शाखा के बारे में। फिर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में भी फिर जो है अंडरग्राउंड काम चलता था। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं वहाँ के, आज उनका नाम आपने आ गया तो मैं लेना ही चाहता हूँ। घनश्याम काका थे हमारे जी। वो कभी जलेबी ले आते, कभी क्या ले आते, कभी क्या ले आते, हम बैठ के खाते करते। और आपातकाल में भी हम जो है, जो हमें करना था हम करते रहते थे। अच्छा, कहा गया कि संघ ही वो संस्था थी जो आपातकाल में सच में लोगों की मदद की और आपातकाल से लड़ी है, और इसको एक तरह से देशद्रोही संस्था उस समय माना जाने लगा था कांग्रेस की नज़र में, जिन्होंने आपातकाल लगाया था। ऐसा था क्या? देखिए, अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोग संघ को देशद्रोही कहें तो उनकी तो बुद्धि पर तरस ही आता है। लेकिन वो समय था, जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, जगह जगह संविधान 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 की बात कर रहे हैं, उन्होंने किस कदर से संविधान को उस समय तोड़ा और किस समय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे किस प्रकार से उठा करके लोगों को बंद किया है, चाहे पत्रकार होंगे, चाहे वकील होंगे, चाहे अच्छे व्यापारी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो अच्छे लोग थे, जो राष्ट्रीय काम में लगे हुए थे, उन सब लोगों को बंद किया। तो ये स्थितियाँ थी उस समय, और इसको हम देखते थे। बाद में समझ में आया, संपर्क में आया, लेकिन हमारी गतिविधियाँ पूरे आपातकाल में चली। हम अच्छा। छोटे बच्चे थे। अच्छा, हाँ, तब नींव पड़ गई थी संघ की। हाँ, तब न्यू पड़ गई थी। और खेल खेल में ये सारा काम करते थे, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, ये पर्ची पहुँचाना, ये पर्ची पहुँचाना, ये चिट्ठी पहुँचाना, उस घर में जाना, अमुक बात।
ये मतलब परिचय। ट्रेनिंग वहीं शुरू हो गई थी। हाँ, काम तो वहीं से शुरू हुआ था। अब वो अब के राजनीति में काम आता है। देखिए, राजनीति एक विषय है, लेकिन समाज ये बड़ा बृहद विषय है। जी। और इसलिए समाज में इतनी संरचनाएं, समाज के इतने कार्यक्षेत्र हैं, इतने अंग उपांग हैं कि राजनीति उसका एक हिस्सा है। राजनीति समग्र नहीं है। जी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे इमरजेंसी की बात, विरोधी सरकार की बात। अब उन लोगों ने एक नया वो किया है और लगातार खबरों में बना के रखा उन्होंने कि संघ और बीजेपी में विवाद हो गया और अब बीजेपी के लोग संघ की नहीं सुनते, संघ की कोई नहीं चलती, क्या संघ के लोग अब साथ रहेंगे या छूट जाएंगे। वहीं दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि संघ के बिना बीजेपी का वजूद नहीं है। इसको कैसे लेते हैं आप? क्या सच में इसमें सच्चाई है या उन लोगों ने जो कभी संघ का विरोध करते थे अब वो ये कह रहे हैं? देखिए, जितना मैं समझता हूँ, हकीकत में संघ क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं समझता हूँ संघ को, मेरी दृष्टि से संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और वहाँ पर व्यक्ति तैयार होता है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार होता है। और मैं तो और आगे आपको बात करूं कि वहाँ मनुष्य को मनुष्यता प्रदान की जाती है। हकीकत में व्यक्ति का व्यक्तित्ववान वहाँ पर व्यक्ति को बनाया जाता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, संस्कार क्या होता है, आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, एक एक चीज़ में, बात बात में, व्यवहार व्यवहार में ये सारी चीज़ें संघ में सिखाई जाती है। तो जो कोरा कागज रहता है उसके ऊपर इबारत लिखने का, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति तैयार करने का, एक व्यक्तित्व खड़ा करने का काम ये संघ करता है। और ये संघ कार्यकर्ता निर्माण का काम करता है। और वो कार्यकर्ता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके अपनी रुचि, अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करता है। और वो राजनीतिक क्षेत्र में भी जाता है, वो सामाजिक क्षेत्र में भी जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी जाता है, हर क्षेत्र में हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टियां तो ये कहती है कि राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग कुछ और ही तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मति भ्रम है, उनकी नासमझी है। इसके सिवाय मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। उनकी जानकारी का अभाव है। जब वो आएंगे और वो संघ को देखेंगे और समझेंगे, सकारात्मक भाव से समझेंगे, निर्विकार भाव से समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनको संघ समझ में आएगा। और पूर्वाग्रह से अगर कोई दूसरे देखता रहे, कुछ बोलता रहे, 2 और 2 5 अगर किसने कहने का तय कर लिया है तो 2 और 2 5 कहेगा, क्योंकि उसने तय किया है। लेकिन हकीकत में 2 और 2 4 होता है। इसको माने या नहीं माने। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे एक राजनीतिज्ञ से कहीं ज़्यादा एक बहुत मजे हुए संगठन के जो व्यक्ति होते हैं उस तरह का व्यक्तित्व आप में दिखाई दे रहा है। आप 3 बार के सांसद हैं। अमूमन देखा जाता है कोई 1 बार सांसद हो गया, 2 बार सांसद हो गया तो बड़े आबा काबा के साथ चलता है, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोग होते हैं और बड़ा अपना हो हल्ला करता है। लेकिन आज भी आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं और कार्य करने की शैली पॉलिटिक्स में भी आपकी संगठन वाली ही है। तो क्या ये माना जाए कि सियासत में होके भी आप पे अभी भी संगठन का वो असर है, इसकी वजह से आपका जो वो कहा जाता है कि लो प्रोफाइल रहना और हाई परफॉर्मेंस देना, यानी कि किंग होकर भी आप किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं? देखिए, हम जिस फैक्ट्री के उत्पाद हैं उसके लक्षण तो जीवन पर्यंत, वो स्वभाव, वो व्यवहार, वो आचरण हम में दिखाई देना ही चाहिए। और हम में ही नहीं, हम जैसे प्रत्येक कार्यकर्ता में वो दिखाई देना ही चाहिए। मतलब सिपाही, जो सिपाही है ही ना, इस देश के लिए हैं, हम समाज के लिए हैं, हम समाज के लिए हैं। समाज हमारे लिए नहीं है जी, हम देश के लिए हैं, देश हमारे लिए नहीं है जी। साधन की आवश्यकता होती है, लेकिन साधन की आवश्यकता उतनी ही होती है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं, मेरे से ही कहते हैं, अरे भैया आप तो अकेले गाड़ी में चलते हैं, आपके साथ तो कोई होता ही नहीं है, मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। मजा जो है ना, तो मैंने कहा, मजा क्या मजा भाई, क्या मजा, कौन सा मजा आता है? सियासत का टेस्ट ही बिगाड़ दिया इसने। हाँ, तो मैंने क्या बात करते हो भाई? अरे साहब, उनके 20 गाड़ी, 25 गाड़ी, 40 गाड़ी। भैया वो 40 गाड़ी किसके पीछे क्यों चला रहे हैं, काय के लिए चला रहे हैं? काम तो ये भी हो रहा है, अपना भी हो रहा है। वो 40 गाड़ी चलती है और 40 गाड़ी के 40 लोग, वो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ वो 100-200 लोग ही अपने आसपास रहते हैं। वो जो जिनके यहाँ जाते हैं वो तो बेचारे चाय पानी नाश्ते इसी में लगे रहते हैं, ना उनसे बात होती है, ना चर्चा होती है, ना संवाद होता है, ना उनके सुख दुख की बात होती है।
और इनका ही स्वागत होता रहता है। अगली जगह जाओ फिर ये कि यही लोग, फिर अगली जगह जाओ फिर ये कि यही लोग, फिर अगली जगह जाओ, दिन भर ये लोग आसपास चढ़े रहते हैं। मैं अकेला जाता हूँ, एक दो लोग अपने सहयोगी जो हैं वो साथ में रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, उनसे चर्चा होती है, बातचीत होती है, उनकी समस्या सुख दुख, तो उससे अपनापन भी आता है और उनका समाधान भी होता है। दोनों बातें होती है। अब ये जरूर है कि आपके फोटो नहीं छपते हैं, आपका ग्लैमर नहीं बनता है, तो ग्लैमर के लिए तो भाई हम यहाँ आए नहीं। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी फोटो नहीं छपती, ग्लैमर नहीं बनता। सियासत में कहते हैं कि अगर चुनाव जीत रहे हैं और लगातार बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता आपके क्षेत्र में उतनी है जितना आपको चाहिए। और ये मतलब मैं ये कहूँगा कि आपका 3 बार का जो ये रिकॉर्ड है ना, ऐसा नहीं कि आप 2-4, 10,000, 25,000, 50,000 वोट से जीते हैं। आपका पहला टर्म देखा जाए, दूसरा टर्म देखा जाए और तीसरी बार जिसके सामने आप लड़े थे, अगर उस पर ये आंकड़ा देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आप सिपाही होने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वही सबसे ज़्यादा मजबूती है आपकी। देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हम अभी आए लगभग 2000 के आसपास। मैं तो पहले संघ का स्वयंसेवक था, संघ का पूर्णकालिक रहा, संघ का प्रचारक रहा, जिला प्रचारक रहा। उज्जैन में मेरा पूरा कार्यकाल रहा और उज्जैन ऐसी जगह है कि जहाँ तमाम देश के तमाम प्रकार के लोग वहाँ पर आते थे, संघ के सभी अधिकारी वहाँ आते थे, सबके साथ सहवास रहा, सबका व्यवहार रहा, स्नेह रहा, वहाँ सीखने को पर्याप्त मिला। और उज्जैन जो है बहुत पुराना काम है संघ का, और इसलिए वहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। जितना हम समझ सके, सीख सके, उतना सीखा। वहाँ जिला प्रचारक के बाद में फिर हम यहाँ आए, यहाँ भी राजगढ़ में भी हमने संघ का काम ही किया। वर्षों तक मैं वहाँ सह जिला कार्यवाह, जिला कार्यवाह ये रहा। तो ज़्यादा समय जीवन का जो है संघ क्षेत्र में ही रहा। लगभग मुझे लगता है कि 2.5 दशक आपको सियासत में हो गए, उसके बाद भी एक भी आपराधिक मामला नहीं है आप पे। क्या ये सही है या है कुछ हम लोग के संज्ञान में नहीं है? अब आपराधिक मामला नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? नहीं है तो नहीं है। ये होना चाहिए क्या राजनीति में? नहीं, अपराधी मामला होना चाहिए क्या? आजकल तो लोग यही देखते हैं कि कौन कितना बाहुबली है, तभी वो चुनाव जीतता। आप बिना बाहुबली हुए 3 बार सांसद बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अवधारणा गलत है और इस अवधारणा को ठीक करना, राजनीति को दिशा देना, शुचिता की दिशा देना, ये हमने हमारे विचार के जो लोग हैं उनका जो दृष्टिकोण है उस दिशा में हम चल रहे हैं। जो कैसे देश कैसे खड़ा होगा, समाज कैसे खड़ा होगा, समाज का भला कैसे होगा। देखिए, नेता वो नहीं होता कि जनता की जो इच्छा है जी, जनता जिधर चाहे, जनता जिधर जा रही हो वो पीछे पीछे चला जाए और जय जयकार करता जाए। जनता की जो मांग है, जनता की जो इच्छाएं अपेक्षाएं हैं, वो आचरण, वो व्यवहार वो नेता भी करने लगे। नहीं, जनता का भला किसमें है, उस दिशा में जनता को, पब्लिक को लेकर के जाए, उन्हें प्रेरित करे, उन्हें आकर्षित करे, साथ में खड़े रह करके उनको उस दिशा में चलाए ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए जी, समाज जीवन में परिवर्तन आए। और जब समाज जीवन में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा तो देश में परिवर्तन आएगा। हाँ, व्यक्ति से ही देश है। अच्छा, एक ऐसा पहलू आपके जीवन का जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जगहों पर मुझे लगता है लिखा पढ़ा गया होगा। बात 1992 की है, जब आपको विश्व हिंदू परिषद ने फूल माला से लाद करके शहीदी जत्थे में अयोध्या भेज दिया था। क्या उनको ये लग रहा था कि आप वापस नहीं आएंगे या बलिदान वहाँ देने जा रहे हैं? क्या था वो मनोदशा, क्या थी आपकी, वो कहानी क्या है 1992 की, जब आप शहीदी जत्था में आप गए थे या बलिदानी जत्था में गए थे? देखिए, वो अनछुए पहलू हैं। समर्पण दिखाने के लिए नहीं होता, समर्पण बताने के लिए नहीं होता। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम के सेवा के लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए, उस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए मेरे जैसे कई लोग थे जिन्होंने उसमें, कई लोगों ने तो हमारे सामने आहुतियाँ दी है और ये हुआ है। और उसको बहुत ज़्यादा हम आज प्रकट करें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करें, मैं सोचता हूँ कि हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना कर्तव्य निभाया। और उसके लिए इन सारी चीज़ों को छूने के लिए और आज इस चैनल के सामने, आपके चैनल के सामने
मैं समझता हूँ कि वो सारी बातों को प्रकट करना भी कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या कब गए थे आप? मंदिर बनने के बाद गए? मंदिर बनने के बाद 2 बार हुआ है मैं। अच्छा, 2 बार बार गया हुआ। था। मंदिर का काम चल रहा उसके पहले कई बार गए। बहुत सी यादें जुड़ी होंगी वहाँ बहुत से। सारी यादें जुड़ी हैं। मैं 90 में नेवासी में भी था, 90 में तीनों कार सेवा में रहा पूरे समय। शिला पूजन से लेकर के और पादुका पूजन से लेकर के ऐसा कोई अभियान जो है हमारे जीवन का नहीं रहा जिसमें राम मंदिर के निर्माण के काम में हमारी भूमिका नहीं हो। और ये सब संगठन ने करवाया, संगठन के माध्यम से किया। उस समय तो किसी को पता नहीं था साहब क्या होगा, कैसे होगा। जब राम शिलाएँ की पूजन करने के लिए सब शिलाएँ बनानी थी तो कहाँ बनाएंगे? वहाँ अब्दुल्लागंज, हमारे भोपाल में अब्दुल्लागंज के आगे जा कर के वो बनी, कैसे बनी, रात रात में कैसे लाए, चुपके चुपके कैसे गांव-गांव तक एक जगह इकट्ठी की, फिर गांव-गांव पहुंचाई, तब जा कर के उनका पूजन प्रारंभ हुआ, फिर उनको लेकर के आए। तो ये एक गजब का एक अद्भुत अभियान था वो। और कितने लोग लगे हैं उसमें, कैसे कैसे लोग लगे हैं, एक अकल्पनीय है। आज देखते हैं तो कितना विकट समय था, कितना भय था, कितना आतंक था, कितना डर था लोगों के मन में। लेकिन इस पवित्र काम के लिए इतना दबाव होने के बाद भी, तत्कालीन सरकारों का इतना दबाव होने के बाद भी लोग आए, लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। और कोई समझ, मैं तो 1 महीने में जाकर के अयोध्या पहुंचा था, मूंगफली गाँव लेकर के जगह जगह गाँव 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 1 महीने में जाकर के पहुंचा था। पैदल चले थे आप? पैदल चले थे। अच्छा, लेकिन इसको आप तो सौभाग्यशाली के रूप में देखते होंगे कि आपके सामने ही सारा कुछ हुआ और वापस से चीजें निर्माण हो वो गई। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। उस ढांचे को हमने टूटते हुए भी देखा और भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए भी देखा। दोनों के हम साक्षी हैं। लेकिन दूसरी सियासी पार्टियां तो कहती हैं कि वो बड़ा काले दिन के रूप में था। और अब देख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भाई। पिंडर पिंडर मतिर भिन्न है, ये होता है। जिसको वो अभिशाप लगता हो वो अभिशाप लगे, जिसको वरदान लगता हो वरदान लगे। हमारा तो भाग्य है, सौभाग्य है कि उन सारी चीज़ों को हमने देखा और कहीं ना कहीं हमको एक गिलहरी जैसा काम भी करने का सौभाग्य मिला। उस ढांचे को गिरा उस समय के भी हम साक्षी हैं, उस ढांचे को हटाया उस समय के भी हम साक्षी हैं, जब चबूतरा बना उस समय के भी हम साक्षी हैं। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के खड़ा हुआ। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार का जो चुनाव का परिणाम रहा है वो मतलब वहाँ पे आप लोगों ने जो किया शायद उसका फल नहीं मिल पाया। ऐसा देखिए, नहीं, भगवान राम राजनीति का हिस्सा नहीं है, नहीं है। और लोग तो कुछ भी कहें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ही बार इस बात को बोल चुके हैं, कितनी बार। अगर राम मंदिर के लिए राजनीति करनी होती तो पहली बार हम जब सरकार बनी जी, चुनाव के पहले 2014 में, जब 19 के पहले ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी तो अध्यादेश ला करके राम मंदिर का निर्माण करवाया जा सकता था जी। लेकिन नहीं, राम राजनीति से ऊपर हैं। राम राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति धर्म पर नियंत्रण करे, यह संकल्पना हमारी है ही नहीं। धर्म राजनीति पर नियंत्रण रखे, यह संकल्पना है। मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं मैं जी। हाँ, धर्म का राजनीति पर नियंत्रण होना चाहिए, ना कि राजनीति का धर्म के ऊपर नियंत्रण हो। और हम लोग अपने समाज जीवन में इसको जीते हैं और चाहते हैं और यही करते हैं। लोग जिनकी जो समझ है वो बोलते रहे। तो यही शुरू से भी चलता चला आया है। हम थोड़ा सा व्यक्तिगत आपके जीवन पे जाना चाहेंगे। हमने सुना कि पर्यावरण को लेकर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ नक्षत्र वाटिका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा जंगल या कुछ इस तरह का तैयार कर रहे हैं। ये क्या है और किस सोच के साथ तैयार किया जा रहा है ये? देखिए, समाज को व्यक्ति कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे संस्कृति हो, अगर वो अपनी जड़ों से उखड़ गया तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें समाज को अपनी जड़ों से कैसे हम जोड़ करके रखें, इसके लिए हमें कुछ केंद्र बनाने पड़ेंगे जी। नक्षत्र वाटिका का भी क्या है, देखो कि हमारी जड़ें हैं ये, और जड़ों से
अगर हम उखड़ते जाएंगे तो एक न एक दिन सूख जाएंगे। देश कुछ संस्कृतियां ये जड़ों से उखड़ी, तो चाहे यूनान होगा, चाहे रोम होगा, चाहे मिस्र होगा, सब आज समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति से संस्कृति समाप्त हो गई। देश हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े हैं, लेकिन वो संस्कृति नहीं है। तो हमें भी अपने को भी हमारी अपनी जो धरोहर है, इस धरोहर को बचाना पड़ेगा, समाज को अपनी जड़ों से जोड़ करके रखना पड़ेगा। इसलिए हमने एक वहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान पर एक नक्षत्र वाटिका बनाई है। उसमें जो 10 दिशाएं हैं, आज लोगों को 4 दिशाओं का ध्यान रहता है। बहुत ज़्यादा समझाओगे आकाश पाताल बोल देंगे, लेकिन 10 दिशाओं का बोल नहीं पाएगा जी। हमने आकाश पाताल को छोड़ दो तो 8 जो दिशाएं हैं, वो 8 दिशाओं में अलग अलग दिशा के आधार पर अलग अलग पेड़ लगाए हैं। अच्छा। जिस दिशा में जो पेड़ लगता है वो पेड़ लगाए। फिर हमारे जो 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह भी किसी को पता नहीं है कि शनि, राहु, केतु, बस उसके बाद समझ में नहीं आता है जी जी। तो 9 ग्रहों के 9 स्थान बनाए। ठीक है। 9 स्थान बना करके 9 ही वहाँ पर पेड़ लगाए। अच्छा। फिर अपनी 12 राशियाँ होती है जी। तो 1-2 राशि अपने राशि का अपने को पता रहता है, कौन कौन सी 12 राशियाँ भी पता नहीं रहती है। तो 12 ही राशियों के स्थान तय किए डायग्राम बना करके उसमें, और 12 ही राशियों के वहाँ पर पेड़ लगाए। अच्छा। कौन सी राशि का कौन सा पेड़ होता है, उनकी क्या दिशा है, कौन सा इसका स्थान है, वो तय करके वो लगाए। फिर 27 हमारे नक्षत्र होते हैं जी। तो 27 ही नक्षत्रों के 27 स्थान तय करके और 27 ही पेड़ लगाए। अच्छा। हाँ, अब अगर किसी व्यक्ति को कोई व्याधि होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका जन्म कौन से नक्षत्र का है, उसकी कौन सी राशि है, कौन से ग्रहों का उसके ऊपर प्रकोप है जी, कौन सी दिशा में बैठ करके और किन मंत्रों का वो जाप करेगा, कहाँ कौन से पेड़ के साथ, कौन से ग्रह के साथ, कौन सी राशि के साथ वो परिक्रमा करेगा, तो उसके जीवन में समाधान आएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमने वहाँ पर करने का प्रयास किया है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी है आपको? क्योंकि जो आप बता रहे हैं, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज्योतिषाचार्य ना हो, वो इतनी गहन चीज़ों को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आपने सिर्फ पेड़ की बात नहीं की, ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं की, जगहों की बात नहीं की, आपने कहा उस तरह से पूजा पाठ भी होता है। यानी कि आपकी रुचि इसमें भी है, या आप? देखिए, मैंने कहा ना, ये हमारी धरोहर है जी, ये हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, ये हमारी जीवन पद्धति है जी, ये हमारे आदर्श हैं। तो उस दिशा में, और यही नहीं, हमने वहाँ पर 5 हेक्टेयर जमीन में एक वैदिक पाठशाला, अच्छा, संस्कृत वैदिक पाठशाला, जिसकी भी हमने वहाँ पर स्थापना की है। वो भी प्रारंभ हुई है अभी पिछले 2 साल, दूसरा साल होगा उसको ये, तो उसका भी काम चल रहा है। देखिए, वैदिक शिक्षा को प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं दज्ञानुषी हैं, पुराणपंथी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, किस दिन, कितनी बजे, कितने समय के लिए सूर्य ग्रहण होगा, वो हमारा वैदिक गणित है। हाँ, जो आज यहाँ से उठ बैठ करके बताता है। बिल्कुल सही है। हाँ, और ये हमारी इतनी अभिनव, इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, इतनी गजब की जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, और आज वो लुप्त प्राय होते जा रही है। बरसात नहीं हो रही है तो कौन से मंत्रों के साथ कौन सा यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी? ये अभी बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये आप उनको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब अंधविश्वास बोलेंगे लोग इसको। ये अंधविश्वास नहीं है, प्रत्यक्ष है भाई, ये प्रत्यक्ष है। कौन सा अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? फिर इसके बाद हमने वहाँ पर एक योग क्षेत्र जो है ये विकसित किया है, योगशाला बन रही है, ताकि लोग योग के प्रति सचेत रहें जी। तो 5 हेक्टेयर ज़मीन हमने उसके लिए आरक्षित की है। 5 हेक्टेयर ज़मीन में हमारी वैदिक पाठशाला है, 5 हेक्टेयर ज़मीन में हमारा योग केंद्र है, ओके। माँ बीजासन धाम योग केंद्र है। अच्छा।
तो उसका काम चल रहा है अभी। उसी की जब मैं बात कर रहा था, उसी की बात कर रहा था, कौन कौन से पेड़ लगाना, कैसे पेड़ लगाना। अभी 1 एकड़ में तैयार कर लो, फिर 5 हेक्टेयर को अपन बाद में देखेंगे। और उसके बाद योग केंद्र के बाद में उससे लगा हुआ 5.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, अच्छा, जो नेचुरोपैथी आज के डेट जो में- नेचुरोपैथी होती है, जी तो उसकी भी हमने उसमें संकल्पना की है। उसके लिए भी स्थान हमने निश्चित किया है। फिर जो मैंने कहा कि हमारी धरोहर है वो विलुप्त प्राय होती जा रही है, तो 13 हेक्टेयर जमीन में धन्वंतरी, अच्छा, हाँ पौधा, धन्वंतरी, जी औषधि उद्यान, जी। ये सारा औषधि के पेड़, ये हमने ये वहाँ जगह पर- कौन सी है जहाँ पे ये हो रहा है? ये सारंगपुर के पास है, भैंसवा माता जी, विजयसन धाम का एक मंदिर है, उसके आसपास ये जगह है। फिर एक 5 हेक्टेयर ज़मीन में हमने ग्रामीण पर्यटन, अच्छा, वहीं पे, ये विकसित कर रहे हैं हम। फिर 9 हेक्टेयर ज़मीन में गौशाला, गो आधारित कृषि, गाय हमें कैसे पालें, ये हमने तय किया है। 3 हेक्टेयर ज़मीन में एक आजीविका चलाने के लिए हमारा जो है, हमारा जीवन कैसे चले, लोग दक्ष कैसे हों, तो एक प्रगति संस्थान के नाम से प्रशिक्षण केंद्र ये हम विकसित कर रहे हैं। जो समूह की महिलाएं हैं, समूह की बहनें हैं, उनको कढ़ाई, बुनाई, आंवला है तो आंवले की कैंडी, दोने, पत्तल, अगरबत्ती, पापड़, बड़ी, तेल, मंजन, साबुन, ये बनाना सिखाना, और फिर उनके स्टॉल लगा करके उनकी आजीविका चलाने के लिए जो है एक प्रगति संस्थान के नाम से ये भी हमने वहाँ पर, ये स्वयंसेवी समूह की जो महिलाएं होती हैं, SSG। SSG की महिलाएं हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ मंदिर है, तो मंदिर में जो नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल की नारियल्टी जो निकलती है उसकी रस्सी, उसके लिए मशीन, कॉकपिट जो है उसका तोड़ करके वो बनाना। वहाँ चुनरी चढ़ती है तो उसकी सिलाई करके चुन्नी बनाना। वहाँ जो फूल चढ़ाते हैं, माला बनती है, तो उसकी जो वेस्टेज हो जाता है उसकी जो है अगरबत्ती ये बनाना। वहाँ दोने पत्तल लगते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं भी वहाँ पर हम वहाँ का वहीं जो है ये सब विकसित कर रहे हैं। फिर 9 हेक्टेयर ज़मीन में तो हमने वहाँ पर केवल पार्किंग की है, केवल पार्किंग। जो लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर तो लोग जाएंगे। बड़ा मंदिर है, बड़ा ख्यातिवान मंदिर है, जनता बना रही है। 21 करोड़ की लागत से वो मंदिर बनने वाला है। माँ बीजासन धाम का वो क्षेत्र है और मंदिर पूरी जनता बना रही है जी। सरकार का उसमें कोई पैसा नहीं है। अच्छा, 21 करोड़ का मंदिर बन रहा है, वो सहयोग से बन रहा है। वो पूरा जन सहयोग से बन रहा है, केवल पत्थर ही पत्थर का है। बस कि उसके आसपास की और भी जगह वहाँ बनने जा रही है। बड़ा दिव्य स्थान था और वो भव्य कैसे बने इसके लिए हम सब लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वहाँ पर मेला है, 11 हेक्टेयर ज़मीन में मेला परिक्षेत्र बना रखा है। वहाँ भंडारे हो, ये हो, सब वो चलता है। एक यज्ञशाला है जो पूरे समय वहाँ पर यज्ञ होते रहें, हवन होते रहें, वो भी बनकर के तैयार हो गई है। और उसके आसपास 100 हेक्टेयर की पहाड़ी है। 100 हेक्टेयर की पहाड़ी के आसपास 4 तालाब उसके अतिरिक्त हैं ताकि उनका पानी उस नीचे जाए। और हमने पिछली बार एक ही दिन 1 घंटे के अंदर 10,000 पेड़ आंवले के लगाए थे। 1 घंटे के अंदर एक ही दिन 10,000 आंवले के पेड़, 10,000 आंवले के पेड़ लगाए थे। और आपको आश्चर्य होगा, 9 से 9,500 पेड़ उन्हीं में से आज जिंदा हैं, वो दूसरे साल के होंगे आज। अच्छा, मतलब वो बच भी गए, 10,000 में से 9,500 बच भी गए। पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी। अब आपसे बात करके मन ये कर रहा है कि अगला इंटरव्यू आपके साथ उसी क्षेत्र में बिल्कुल किया उसी जाए, जगह देखते उसी जगह हुए। किया जाए। हमने उसी स्थान पर गड्ढे तैयार कर लिए, फेंसिंग करके तैयार कर दी है और पौधे बुलवा करके 6 महीने पहले मैंने 1,000 कटहल के पौधे कलकत्ता से बुलवा करके वहाँ रख रखे हैं। एक ही जगह एक ही दिन में हम 1,000 पेड़ कटहल के भी लगाने वाले हैं। गड्ढे तैयार हो गए, तार बाउंड्री फेंसिंग जाली लगा करके तैयार हो रही है। वही मैं भी पूछ रहा था, 1,000 पेड़ कटहल के, फिर ऐसे 1,000 पेड़ सीताफल के, जैसे अलग अलग जो है, कंजी है, ये है, वो पूरी पहाड़ी हरी भरी कैसे हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो अगला इंटरव्यू अब हम लोग वहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो शुरू में ये चर्चा रही होगी कि आपने जब संसद में शपथ लिया था तो संस्कृत में लिया था,
अब ये इंटरव्यू देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि वो संस्कृत में शपथ क्यों लिया गया था। वो सिर्फ संस्कृत में लेने के लिए शपथ नहीं था, बल्कि अगर जीवन को देखा जाए तो उस पूरे जीवन में उसकी एक झलक दिखेगी। ना सिर्फ संस्कृत की दिखेगी, बल्कि संस्कृति की भी दिखेगी। और उसके साथ ही जो अपने धरोहर हैं, जिसको कहते हैं कि सनातन धर्म में उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, आदमी के जीवन से जुड़ा होता है, चाहे वो संस्कारों की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही हैं। अगर हम ये चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। भाई साहब, अगला इंटरव्यू हम लोग उस जगह पे करेंगे जहाँ पे आप हमसे जहाँ का आप ये जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। देखिए, हकीकत तो ये है कि जिस दिन हम सांसद बने उस दिन लोगों ने हमसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई ड्रीम और कोई सपना नहीं है, हमारी पीड़ा है। अच्छा। राजगढ़ क्षेत्र हमारा, ये पहाड़ी क्षेत्र, बंजर क्षेत्र, जिसको काला पानी, पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र, जहाँ पर 3 से 4 महीने, आधे से ज़्यादा जिला ऐसा था हमारा कि 3 से 4 महीने लोग अपने घरों में रहते थे और 6-7-8 महीने अपने ही क्षेत्र में अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके, अपने 4 मवेशियों को लेकर के, छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके अपने ही क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे, अपने मवेशियों को चराते थे, पेट पालते थे। कुछ लोग चेत काटने के लिए जाते थे, जीविका अर्जन करने के लिए 1-1, 2-2 क्विंटल अनाज ले आते थे तो अपने आप को धन्य मानते थे। घर में ताला लगा करके जाते नहीं थे, क्योंकि मकान होते नहीं थे, घर पे दरवाजे नहीं होते, टाँटे लगा करके चले जाते थे। इस जिले को, इस पलायन की पीड़ा को, इस पलायन के दंश को, ये दंश, पलायन का दंश हमारे माथे पर था। न शिक्षा के साधन थे, न व्यवसाय व्यापार के थे, न स्वास्थ्य के थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन उस दंश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने, उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उस पहाड़ी जमीन को, उस बंजर धरती को हमने वहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाए। अच्छा। बड़े बड़े डैम बनाए, यानी कुंडालिया 4,500 करोड़ का, मोहनपुरा 4,200 करोड़ का, पार्वती 2,200 करोड़ का, सुठालिया 1,800 करोड़ का, ऐसे बड़े बड़े डैम बनाए। और उससे 5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित कैसे हो, और वो जमीन भी माइक्रो इरिगेशन। अच्छा। हाँ, जो स्प्रिंकलर से, ड्रिप से, इससे सिंचित, क्योंकि पहाड़ी जमीन है। हाँ, कैसे होगा, वो तो पहुंचाना मुश्किल है। बोला कैसे पहुंचाएंगे। तो आज ये युद्ध स्तर पर काम चला और 1 इंच भी ओपन कैनाल नहीं है। सारी की सारी 65 जहां डैम बना है उससे 65-70 किलोमीटर दूर ऊपर पानी ले जा करके छोड़ा जा रहा है, वहाँ सिंचाई प्रारंभ हुई है। आधी से ज़्यादा जमीन सिंचित हो गई है। जहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलता था दीपावली के बाद, वहाँ मई जून में भी नदी और नालों में पानी है, हरियाली ही हरियाली है। ये सारी चीज़ें अब उसमें, उस पहाड़ी ज़मीन में हम ये सोच रहे हैं, हरियाणा और पंजाब, ये रासायनिक खाद की वजह से 50 साल में जो इतनी उपजाऊ ज़मीन थी वो बर्बादी की ओर जा रही है। हमारे यहाँ तो पहाड़ी ज़मीन है, ये बर्बाद हो जाएगी 10 साल में। और इसलिए इसके लिए हमने जगह जगह डेमो सेंटर लगाए। क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज हो, परंपरागत जो कृषि है इसको ध्यान में रखते हुए और दूसरी कृषि कैसे लोग करने के लिए लगें। तो फलों की खेती ये कैसे हो, फूलों की खेती ये कैसे हो, सब्जी की खेती ये कैसे हो, मसालों की खेती ये कैसे हो, दवाई की खेती, औषधि खेती ये कैसे हो, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने अलग अलग जगह डेमो सेंटर बनाए हैं, हमारे किसान उसको देख रहे हैं, उस दिशा में उनको देख देख करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाषण देने से या कोई प्रवचन देने से बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन देखा देखी करने से। आप आइए, देखिए वहाँ बांध के किनारे किस प्रकार से हमने जो है एकदम पहाड़ी क्षेत्र में कैसे आंवले के बगीचे लगाए हैं। मैं यही पूछ रहा था कि क्या वहाँ की पहाड़ी इसके अनुरूप है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे? देखिए, किसान में इतनी ताकत है, किसान इतना मजबूत है कि उसको बिजली और पानी मिल जाए तो बिजली की वहाँ ज़रूरत है नहीं। बिजली तो अब हो गई है, लेकिन पानी है, क्योंकि डैम से पानी आता है और उस पानी के माध्यम से
जब पानी होगा तो पहाड़ भी किसान पहाड़ के सीने का भी सीना चीर करके उत्पादन ले लेगा। पहाड़ी क्षेत्र में हमारी ज़मीन तो वैसी है, हमने वैसे फलों का वैसी फसलों का चयन किया, हम गहरी ज़मीन कहाँ से लाएंगे? हमारा जीवन तो वहीं, हम वहीं पैदा हुए हैं, ज़मीन हम बदल नहीं सकते जी। और इसलिए उस ज़मीन में, उस भूमि में क्या पैदा हो सकता है? तो आंवले पैदा हो सकते हैं तो आंवले लगाए, जामफल पैदा हो सकते हैं जामफल लगाए, अनार पैदा हो सकते हैं अनार लगाए, आम लगाए, कटहल लगाए, नींबू लगाए, संतरे लगाए, ये सब लगाए, धनिया लगाया, मिर्ची लगाई। तो ये सारी चीज़ें लगाई और लगा करके सफ़ेद मूसली, ये सफ़ेद मूसली का हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं। अभी हमने ड्रैगन फ्रूट ये वहाँ लगाए थे, लगे हैं। आने वाले वक्त में ये एक अलग तरह का पर्यटन की जगह होगी मुझे लगता है। ये पर्यटन की भी जगह होगी और आजीविका, अरे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली कैसे आए, लोगों का जीवन कैसे बदले और इसके माध्यम से पर्यावरण कैसे ठीक हो, पानी कैसे रुके, जड़ें और पेड़ पौधे पानी जड़ें संग्रहित करके रखते हैं तो पानी की समस्या का समाधान होगा। देखिए देश में तमाम प्रकार की नदियां हैं जी। तो वो तो हिमालय से आ रही है, हाँ वो इधर से आ रहे हो। मध्य प्रदेश में तो नर्मदा है जी। वो कहाँ कौन से ग्लेशियर है, कहीं कुछ है नहीं। हमारे यहाँ भी छोटी मोटी नदियाँ जितनी भी है कोई ग्लेशियर से कोई हिमालय से नहीं आ रही है। तो वो तो पेड़ पौधों से ही चाहे ऑक्सीजन होगी या पानी होगा और इसी के माध्यम से फिर अन्न होगा, फिर तमाम तरह की बाकी बातें चलेगी। तो हम अगर ये कहें हमारे साथियों से कि आप ये पेड़ लगाओ, इससे ऑक्सीजन को आएगी, इससे पानी आएगा, इससे ये होगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप इस एक प्रजाति के 100 पेड़ लगाओ, ये आपके जीवन में एक काम देंगे। और हमने पहले स्वयं ने लगाए, लगा करके दिखाए, अलग अलग डेमो सेंटर खड़े करें, तो वो लोग देख रहे हैं, वो देखने के बाद अपने खेतों में लगा रहे हैं, अपनी ज़मीन में लगा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि इसके पहले हमारा जीवन कैसे चलता था, तो हमारा जीवन पशुपालन से चलता था, हम पहले भी जिंदा थे। तो मैंने सोचा कैसे, तो वो हम कुल मिला के पशुपालन करते थे। कालांतर में पानी और तमाम तरह की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो पशुपालन भी ध्वस्त होता गया, नस्ल बिगड़ती गई। तो हमने फिर से, अब हमारे पास पानी आ गया है, चारा आ गया है, सारी चीज़ें आ गई है, जगह हो गई है, तो उन्नत नस्ल के पशु कैसे हों। तो कुछ गौशालाओं को हमने गोद लेकर के चर्चा करके, गौशालाओं की टीम से चर्चा करके, और उन्नत नस्ल के गाय, उन्नत नस्ल के पशु कैसे हों, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए क्या है, कृषि और पशुपालन इसका जोड़ा है, एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के पूरक हैं जी। एक का वेस्ट दूसरे का बेस्ट है और दूसरे का वेस्ट, एक का वेस्ट दूसरे का बेस्ट, दूसरे का बेस्ट दूसरे का वेस्ट, ये है एक का। तो ये साइकिल है। जानवर होंगे तो गोबर करेंगे, दूध देंगे, गोबर होगा, चारा होगा, कचरा होगा, खाद होगा, वो वहाँ पर जाएगा, अनाज पैदा होगा, अच्छा खाद्यान्न पैदा होगा, रासायनिक कम होंगे तो जमीन भी सलामत रहेगी, सलामत रहेगी ना, उर्वरक रहेगी। हाँ, गोमूत्र रहेगा, गोमूत्र से फिर कृषि, वो देखेंगे आप जब अगली बार आएंगे तो देखना वहाँ पर जैविक कृषि, बिल्कुल हम वहाँ आएंगे। जैविक कृषि कैसे की जाती है, कैसे गोमूत्र से का छिड़काव करते हैं, कैसे वो पिट बनाते हैं, कैसे केंचुआ खाद निकालते हैं, कैसे वर्मी वाश बनाते हैं, कैसे अमीनो एसिड निकालते हैं, उसका कैसे टॉनिक बनता है। और खाद के लिए नीम की निमोली, नीम का तेल, कंजी की मिंजी उसका तेल, आग के पत्ते उसका सड़ा करके, छाछ उसको सड़ा करके, कैसे पेस्टिसाइड का विकल्प बना करके, कैसे कीट नियंत्रक बनाना, कैसे उर्वरक तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर तैयार की है। और इन सब के माध्यम से जो छोटी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, छोटे किसान हैं, उनको भी हमने जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो बेस्ट कैसे बने, तो उनको छोटे छोटे वो पिट दिलवा करके, सरकार से भी कुछ वहीं स्थानीय गड्ढे करके भी केंचुए उपलब्ध करवा करके उनसे हम कहते हैं कि आप एक जैविक खाद बनाओ, केंचुआ खाद बनाओ, आप अगर बनाओ 10 रुपये किलो हम खरीदेंगे। और मैंने खरीदा भी है जी, मैंने खरीदा भी, हम हर साल खरीदते हैं, हमने खरीदी केंद्र बना रखा है, ताकि जब वो बनाते हैं और जब वो उनके उसमें डालते हैं तो उनको लगता है कि ये तो अच्छा है,
हम्म। ज़्यादा बना लिया तो हमें दे देते हैं, तो इससे लोगों की रुचि विकसित हो रही है, रुझान आ रहा है। तो धीरे 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 जो है परंपरागत कृषि, फिर जैविक कृषि, और ये फलों की फूलों की इस सारी चीज़ों को, फिर औषधि कृषि, फिर जो है पशुपालन, इन सब के माध्यम से, और फिर जो हमारी बहनें हैं, SHG की जो बहनें हैं, समूह की बहनें हैं, उनको भी मदद करके उनके भी सारा अपने का अपना बाज़ार वहाँ बना रखा है, अपना साबुन, अपनी बड़ी, अपना पापड़, अपना सर्फ, अपनी अगरबत्ती, तो ये अपना और अपना आजीविका, अपना मार्ट। तो एक स्टॉल जैसे मार्ट बने हुए हैं, ऐसे उनका जो सारी बहनें जो उत्पाद बनाती है, उनके जो है अलग अलग जगह मार्ट बनाए हैं, उनके आजीविका, अपना मार्ट। तो किसी को बड़ी चाहिए तो वो वहाँ से बड़ी खरीदेगा, कोई अपना पापड़ होगा, कोई अपना मसाला होगा, कोई अपना ब्रेड होगा, कोई अपना, तो ये अपना ये अपना एक ब्रांड बन गया, अपना एक ब्रांड बन, मतलब ये अपना निकल के पब्लिक के जहन में आ गया कि ये अपना है। वो उसकी वजह ये ना कि हमारे यहाँ 1500 के लगभग जो है SHG की समूह है, टीम है, और उसमें 1.5 लाख के लगभग महिलाएं हैं। मतलब ये जो बातें हो रही है ना, जो सुन रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा, इसका विजुअल नहीं देखा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये कहने के लिए कही जा रही हैं। हाँ, लोग मानते हैं ना, लोग ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि देखा नहीं है वहाँ, देखा नहीं है। लेकिन हमने पहले हर तहसील पर हमने आजीविका अपना मार्ट ये केंद्र बनाया है, जो सरकार के सहयोग से। दुकान देती है ना, ऐसा हाँ, शॉप, सारा सामान वहाँ ला करके, और अपनी योजनाओं से, कुछ सरकार की योजनाओं से, कुछ हम अलग अलग करके जो है वो खड़े करे हैं, ताकि इसमें कुछ चीज़ तो हम ऐसी बनाते हैं जो वर्ल्ड क्लास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये महिलाएं वर्ल्ड क्लास चीज़ें बनाएं। तो पहले अरहर की दाल, नोझोंक की दाल होती थी, और नोझोंक की दाल अरहर को लेकर के 3 दिन तक दिन में 3 बार एक ही पानी में निकाल करके फिर दबाना, फिर पानी में निकालना, फिर दबाना, फिर पानी में निकालना, फिर दबाना, ऐसे एक दिन में 3 बार और 3 दिन में 9 बार। अच्छा, हाँ, उस अरहर को पानी में से निकालना और दबाना। हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं, आज भी गांव में महिलाओं को पता है, पर अब वो लुप्त प्राय हो गया जी। और वो जो अरहर है उस अंकुरित हो जाती है, अंकुरित होने के बाद में फिर उसको 3 दिन बाद वो सुखा लेती हैं, सुखाने के बाद में फिर उसको दल करके घट्टी से चक्की में दल करके वो जो दाल बनती है वो अद्भुत दाल है, वो वर्ल्ड क्लास की दाल है। अच्छा, हाँ, जबकि बाकी दाल तो बड़ी बोल्ड, मोटी, चमकीली होती है और उस दाल में तो झुर्रियाँ हो जाती है, पर उसका टेस्ट देखो आप, वो भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्ल्ड क्लास, तो मैंने सोचा वर्ल्ड क्लास में क्या करेंगी हमारी महिलाएं, ये बिना पढ़ी लिखी महिलाएं, बिना पढ़ी लिखी बहनें हैं, तो उनको याद है हुनर, हाथ के कूटे हुए मसाले, हाथ की कूटी हुई मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें वो तैयार कर रही हैं। इस इंटरव्यू को करते हुए जो मुझे एक चीज़ लगी कि आपने जो बताया वो इतना उत्साह के साथ बता रहे थे कि जैसे सारी चीज़ें इनके सामने यहाँ पे हो। ये पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जो कि अधूरा होगा 45 मिनट 50 मिनट के बाद भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड जीरो पे जाकर देखने के बाद अगर हम उस पर बात करेंगे तब जाकर के वो पूरी होगी। लेकिन आपने एक बात कही थी, वो बात ये थी कि कभी भी भीड़ के बीच में नेता को नहीं चलना चाहिए या उसके साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि नेता को आगे चलकर नेतृत्व करना चाहिए, जिसकी झलक इस चीज़ में देखने को मिली। और ये सुनने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि शिक्षाविद या कृषिविद या पर्यावरणविद क्यों कहते हैं रोडमल नागर जी को। ऐसी बहुत सी बातें इस इंटरव्यू में रही होगी जो आपने इनके बारे में पहली बार जाना होगा, जिसके बारे में हमने जिक्र किया या कुरेदा तो वो सारी चीज़ें निकल के सामने आई। हम बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और शख्स के साथ और बताएंगे उनकी शख्सियत के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार कहेंगे कि ये इंटरव्यू अभी भी अधूरा है।